नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार आपको स्वागत करता हूं आपका अपना यूनिक चैनल फिजिक्स क्रैकर जैक में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 का सेकेंड लेक्चर, है ना। पहला लेक्चर हम लोग ऑलरेडी अपडेट कर चुके हैं, मतलब अपलोड कर चुके हैं। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर इसमें डालेंगे, है ना। सेकेंड लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। गॉस लॉ पढ़ने के लिए हम लोग को कुछ टर्म पढ़ना रहता है, कुछ टॉपिक पढ़ना रहता है, जैसे कि एरिया वेक्टर के बारे में पढ़ना था तो हम पढ़ा चुके हैं। फ्लक्स के बारे में पढ़ना था तो उसके बारे में चल रहा था कहानी कि क्या क्या होता है। तो हम लोग हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं इलेक्ट्रिक, क्या डाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डाल लेते हैं हेडिंग। और इसके बारे में हम लोग समझ रहे थे, 2 डेफिनेशन लिखवाए थे और उसमें डेफिनेशन समझाने का भी प्रयास किए थे। असलियत में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है एक सिचुएशन से निकाला गया है। जैसे बोला गया कि ये हमारे पास क्या है, जैसे मान लिया जाए कि ये स्क्वायर प्लेट है, ये जो है हमारे लिए क्या है, ये स्क्वायर प्लेट है, ठीक है। ये क्या है, स्क्वायर प्लेट है। अब इसमें सिंपल सा प्लेट है तो ये बीच में भी होगा ना प्लेट, भाई सर एरिया कुछ जगह होगा, ऐसा नहीं ये खाली खाली है। ये प्लेट है तो भाई कुछ ना कुछ मटेरियल्स होंगे। अब इसमें क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी तरीका से, ऐसे नहीं कि कहाँ से आया सर, कहीं से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस कर रहा है, समझे, फील करें इस चीज़ को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है तो ये बोला कि गिवन एरिया से, यहाँ से गिवन एरिया से। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और सोच लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो किसके फॉर्म में होते हैं, एनर्जी के फॉर्म में होते हैं। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आता है। तो उसके पास एनर्जी होता है, क्योंकि वेव हमेशा एनर्जी के साथ कैरी करता है। क्या करता है, एनर्जी के साथ कैरी करता है। तो वो एनर्जी के फॉर्म में जब आता है तो बोला गया कि इस एरिया से कितना एनर्जी क्रॉस किया, इसका मेजरमेंट कौन करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बस सिंपल सा डेफिनेशन। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आया, इससे क्रॉस किया, भाई बाहर से भी गया होगा, बाहर से भी गया होगा ना, है ना, यहाँ पर आया होगा। तो इस एरिया से कितना एनर्जी मेजर किया, कितना एनर्जी से क्रॉस किया, उसका जो मेजरमेंट जो करता है वही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब सोचो जितना ज़्यादा लाइंस जाएगा क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना जाएगा। तो कई डेफिनेशन था जो कल लिखवाए थे, है ना, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता था कि ये क्या मेजर करता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग एन एरिया। एंड यहाँ पर यह भी लिखा था कि काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग एन एरिया। मतलब और वो बहुत बेहतरीन डेफिनेशन में बोले भी थे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। भाई सिंपल सा है कि जिस एरिया से, जैसे कि मान लो अभी यह स्क्वायर प्लेट दिया, मान लेते हैं बाद में डिस्क दे दे। अब बोले कि उससे क्या बताओ फ्लक्स कितना होगा, तो पहले देखो कि क्या उस एरिया से, डिस्क का एरिया से क्या लाइंस क्रॉस कर रहा है। अगर लाइंस क्रॉस कर रहा है तब जाके उसके पास फ्लक्स होगा। फ्लक्स मतलब एनर्जी को मेजर करेगा। अगर वो क्रॉस नहीं कर रहा है, हाँ एंगल पे भी कर सकता है, परपेंडिकुलर भी कर सकता है, किसी भी तरीका से कर सकता है, बट मेजर क्रॉस करना चाहिए तभी जाके एनर्जी को मेजरमेंट होता है। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन हम वापस लिखवा देते हैं, है ना, यहाँ पर इट इज़ बेसिकली, ये लिखना नहीं है, इट इज़ बेसिकली, यहाँ पर इट इज़ बेसिकली क्या हो जाएगा, है ना, काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइन, count of number of line crossing an given area, क्रॉसिंग एंड गिवन एरिया। गिवन एरिया से कितना नंबर ऑफ लाइन क्रॉस किया, इसका जो काउंटिंग जो करता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या अमाउंट ऑफ एनर्जी जो बताता है, वो जो मेजर करता है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होता है, मैथमेटिकली हम आपको समझाते हैं, इसका मैथमेटिकल फॉर्म समझाते हैं, है ना, मैथमेटिकल इसका फॉर्म समझाते हैं या मैथमेटिकल डेफिनेशन ले लीजिए। जैसे सोचे कि यहाँ पर हमको अब सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम बता चुके हैं कि भाई इसको याद रखना,
ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक बार मैथमेटिकल फॉर्म आपका गलत हो सकता है पर ये वाला डेफिनेशन आपका कभी भी गलत नहीं हो सकता है। मैथमेटिकल फॉर्म सोच के देखो कि अगर इसमें हम ये बोलें कि फ्लक्स का काम क्या है, या तो नंबर ऑफ लाइन को काउंट करना गिवन एरिया से कि कितना क्रॉस किया, या अमाउंट ऑफ एनर्जी को बताना, मेजरमेंट करना। अब तू ही सोचो, जैसे सोचो इसमें क्या करना कि जैसे मान लिया जाए कि लाइंस आ रहा था ऐसे परपेंडिकुलरली आ रहा था तीर जैसा, जैसे मान लो कि अर्जुन उधर से तीर छोड़ा उस टाइप का, तो यहाँ पे तीर जैसा अगर आ रहा था तो सोचो कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा क्या यहाँ पे उतना ज़्यादा एनर्जी क्रॉस करेगा या उतना ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन काउंट किया जाएगा, मतलब फ्लक्स का मेजरमेंट उतना ज़्यादा होगा, मतलब फ्लक्स का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मेट यहाँ पर पहला पॉइंट में करके देखें तो यहाँ पर क्या पाए मेजरमेंट ऑब्जर्वेशन से कि फ्लक्स इज directly proportional to electric field स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर का जो फ्लक्स है। अच्छा, अब थोड़ा सा सोचो, यहाँ पर इसको क्या करते हैं, इसको पॉज कर लो और इसको पॉज करके लिख लो, फिगर को हटा नहीं रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें कि सेकंड जो पार्ट इसमें होगा वो क्या करें। अच्छा एक बात बताओ, लाइंस आ रहा था, कुछ बाहर भी जा रहा था, कुछ इसमें भी आ रहा था। अब हम क्या किए, इसका एरिया को हम ऐसे बढ़ा दिए तो क्या नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा हो गया। जैसे ही हम एरिया को बढ़ाएंगे क्या नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल ज़्यादा होगा। तो जैसे ही नंबर ऑफ लाइंस आपके पास ज़्यादा हो जाएगा तो क्या आपका फ्लक्स ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पर लिख सकते हो कि फ्लक्स होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया वेक्टर, मतलब फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, क्योंकि एरिया जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ेगा तो मेजरमेंट ऑफ एनर्जी बढ़ेगा और ये मेजरमेंट ऑफ एनर्जी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगा। तीसरा इसमें टर्म आ गया, ये सेकेंड इक्वेशन लिख लें, यहाँ से ये कर लें सेकेंड, एंड जो थर्ड इक्वेशन होगा आपका क्या होगा देख लें। आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर समझने के लिए देखें, जैसे मान लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रहा था, मतलब इस तरीक़ा से ऐसे आ रहा था। अब हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे, देखना ध्यान से, मज़ा आएगा इस कॉन्सेप्ट में, यहाँ पे मज़ा आएगा। एक और चीज़ पर डिपेंड करता है, ये कहीं पे भी बुक में नहीं समझाया हुआ, आपको डायरेक्ट ये मिलेगा लिखा हुआ, डायरेक्ट फॉर्मूला। हम फॉर्मूला को थोड़ा सा फील करा रहे हैं कि कैसे फ्लक्स का फॉर्मूला जनरेट हुआ। अगर देखें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका ऐसे हो गया, आप सोचिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, या तो अंदर होगा परपेंडिकुलरली या तो बाहर होगा परपेंडिकुलरली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल में और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली, मतलब एंगल क्या होगा 90। तो आप जैसे आप सबसे पहले ये देखिए, क्या ये लाइन जो है क्या इस प्लेट से क्रॉस कर रहा है क्या, नहीं, ये तो प्लेट के ऊपर ऊपर चल जा रहा है, तो लाइन तो क्रॉस ही नहीं कर रहा। और हम पहले भी बता चुके हैं जब लाइन ही क्रॉस ना करेगा तो फ्लक्स ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर फ्लक्स का वैल्यू बोल सकते हो कि क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पर कब, यहाँ पर समझना कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। अच्छा एक बात बताओ, इससे पहले सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे जा रहा था, क्या एरिया वेक्टर भी अंदर की ओर था, तो क्या एरिया वेक्टर के डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा था उसके बीच का डायरेक्शन क्या दोनों सेम था, मतलब एंगल का वैल्यू क्या था, 0। तो वहां पर देखो क्या था, फ्लक्स मैक्सिमम था क्योंकि लाइन क्रॉस कर रहा था। भाई लाइन क्रॉस करेगा
मतलब लाइंस क्रॉस करेगा, मतलब एनर्जी का मेजरमेंट आएगा, एरिया से क्रॉसिंग होगा। तो इस तरीका से हमारा कहा जा सकता है कि जो फ्लक्स है उस केस में मैक्सिमम हो सकता है, क्योंकि सारा का सारा लाइन क्रॉस कर जा रहा है। अब आप सोच के देखिए कि यहां पर एंगल का भी खेल है। एंगल किसके किसके बीच का एंगल का खेल? एंगल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री हो तो फ्लक्स का वैल्यू मैक्सिमम होता है, क्योंकि सारा का सारा लाइन क्रॉस कर जाता है। और अगर एंगल 90 डिग्री हो तो एक भी फ्लक्स नहीं, मतलब फ्लक्स का वैल्यू 0 है। तो आप ही सोच के बताइए कि यहां पर जो फ्लक्स का वैल्यू 0 है तो यहां पर एंगल पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। पर यहां से कॉमन सेंस से निकालें कि यहां पर cos थीटा पे डिपेंड करेगा कि sin थीटा पे। ऑब्वियस है cos थीटा पे डिपेंड करेगा, तो यहां पर लिख सकते हो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द cos थीटा। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 3। तो यहां से आप कह सकते हैं क्या कि फ्रॉम इक्वेशन 1 को 2 एंड यहां से क्या कर सकते हो 3, क्या फ्लक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं E A cos थीटा। ध्यान दें ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं है, फील करा के निकाले हैं कि फ्लक्स जो है उसका मैथमेटिकल फॉर्म कैसे निकलता है। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ए क्या है? एरिया वेक्टर। यहाँ पर देख लो, ये हटा सकते हैं, अब ये अपना पॉज करके लिख लेना इस चीज़ को। यहाँ पर लिख सकते हो कि वेयर, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ई इज क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। एंड ए इज द क्या हो गया? एरिया वेक्टर हो गया। एंड थीटा क्या हो गया? एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का हो गया। तो असलियत में, रियलिटी में अगर बुक में जाओगे तो ऐसा फॉर्मूला नहीं रहेगा, उसमें कुछ और रहता है जो कि हम बताते हैं क्या रहता है, कैसे रहता है। यहाँ पर सीधा सीधी करके हम इसको एक बार समझाते हैं। असलियत में अगर देखोगे तो फ्लक्स क्या है, यहाँ पर सिंपल सा जो फ्लक्स लिखा गया, यहाँ पर जो फ्लक्स का जो फॉर्मूला आया मैथमेटिकल फॉर्म में, वो क्या आया? क्या E A cos थीटा। मतलब यहाँ पर देखोगे तो क्या डॉट प्रोडक्ट आ गया, देख लो ध्यान से। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तो फ्लक्स इज अ क्या हो गया? अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो मेन डेफिनेशन है, असलियत में जो बता रहे हैं मेन डेफिनेशन इसका जो है वो क्या होगा? देखिए रियलिटी में ऐसे रहता है फ्लक्स का फॉर्मूला, आप बुक में देखिएगा तो E डॉट ds होता है। असलियत में ये ds क्या है? ये ds जो है ये क्या है? डिफरेंशियल एरिया है। कौन सा एरिया है? डिफरेंशियल एरिया। मतलब डेफिनेशन अगर एक और लिखना हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को तो सिंपल सा यहाँ पर बोला गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स is dot product of electric field and differential एरिया, है ना। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिफरेंशियल एरिया, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इस तरीका से ये डायरेक्ट फॉर्मूला डाला गया है ना, बिना समझाए सीधा सीधी। अभी तो हम आपको फील कराएं कि क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया वेक्टर है, और क्यों डॉट प्रोडक्ट के साथ है, क्योंकि cos थीटा रिलेट होता है। ये इंटीग्रेशन का क्या मामला है? असलियत में होता क्या है कि यहाँ पे दो कैटेगरी में तोड़ा गया है। दो कैटेगरी में क्या, कैसे, ध्यान से देखना। केस वन, केस फर्स्ट बोला गया कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म हो तो जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो सीधा सीधा E डॉट, यहाँ पर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो बाहर हो जाएगा, ये ds होगा। ds का इंटीग्रेशन का मतलब जैसे समझे, यहाँ पर क्या है कि ये टोटल एरिया हमको दे रखा है A। ds डिफरेंशियल एरिया का मतलब होता है कि पहले हम एक छोटे से एरिया पे काम करें, ये ds है, स्मॉल एरिया, इसको क्या बोलेंगे? स्मॉल एरिया, है ना। यही है डिफरेंशियल एरिया।
तो ये पूरे एरिया पर अगर हम काम नहीं कर सकते हैं, रियलिटी में क्या होता है कि अगर पूरे एरिया पर काम नहीं कर सकते हैं, क्यों कब नहीं कर सकते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो। तो यहाँ पर तो यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर हो गया, तो सिर्फ इंटीग्रेशन किसका करना है, ds का। तो ये भैया अगर छोटा सा ds है तो ds का इंटीग्रेशन का मतलब क्या, ds जितना भी एलिमेंट होगा सबका ds का सम ले लेंगे, तो सम ले लेंगे तो टोटल एरिया के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्लक्स सीधा सीधी क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा E डॉट ए हो जाएगा, इस तरीका से आ जाएगा, जो कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तब। लेकिन केस 2 क्या कहता है कि अगर केस 2 में बोला गया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो उस केस में हम फ्लक्स जो कैसे निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे E डॉट ds से। कहने का मतलब हम छोटे से पहले एरिया लेंगे, उस एरिया के साथ हम पहले फ्लक्स निकालेंगे, फिर टोटल एरिया के लिए क्या करेंगे, ओवर सरफेस के लिए इंटीग्रेट करेंगे, ओवर सरफेस मतलब पूरे सरफेस के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर जो भी होगा वो ओवर सरफेस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, है ना। देख लो फ्लक्स जो होगा E डॉट ds होगा, ओवर सरफेस के लिए इंटीग्रेट करेंगे। तो मेरे पास दो चीज़ें आ गई, क्या एक क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और दूसरा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म हो तो सीधा सीधा E डॉट ए लगा लेते हैं, और अगर नॉन यूनिफॉर्म हो तो हम E डॉट ds से सॉल्व करते हैं। पहले हम छोटा सा एरिया पे काम करते हैं, फिर फाइनल पूरा निकालते हैं, जिसे इंटीग्रेट कर देते हैं टोटल निकालने के लिए। तो ये हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला हुआ। तो हम लोग आज सवाल स्टार्ट करते हैं अभी तुरंत, है ना। जैसे कि यहाँ पर पहले यूनिफॉर्म के लिए करेंगे, फिर नॉन यूनिफॉर्म के लिए करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं और बहुत मज़ा आएगा ये क्वेश्चन करने में, क्योंकि इससे कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। जैसे देखें आप यहाँ पर, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म हो उसके बेसिस पे। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे है ऐसे, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर प्लेट है, यहाँ पर ये स्क्वायर, यहाँ से ऐसे कर लो, ये स्क्वायर प्लेट है। यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, जो कि ये चार्ज रखा हुआ है तो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा। तो बताना है कि फाइंड फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर प्लेट, फाइंड फ्लक्स थ्रू अ स्क्वायर प्लेट। चलिए पॉज करके और सॉल्व कीजिए, पॉज करके और सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद बताइए आंसर कितना आएगा। हाँ भाई चलिए, तो हो गया। अब हम लोग करते हैं। रियलिटी में देखें तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो कैसे होगा, आप सोच के देखें। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा इस तरीका से निकलेगा भाई, ऐसे ही निकलेगा ना। देख ले ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा ऐसे निकलेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है और एरिया वेक्टर क्या बाहर की ओर होगा या फिर अंदर की ओर होगा, कहीं भी ले लें, या तो अंदर की ओर ले या तो बाहर की ओर ले। देखें ध्यान से भाई, एरिया वेक्टर किधर की ओर लेंगे, बाहर की ओर, या तो किधर लेंगे, अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इधर है। तो सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एरिया वेक्टर ऐसे है, तो एंगल दोनों के बीच में कितना हुआ, 90। ऐसे भी देखिए, क्या ये लाइन क्या इस प्लेट से क्रॉस कर रहा है, नहीं, एक तो प्लेट के ऊपर ऊपर चला जा रहा है। क्या ये लाइन क्रॉस कर रहा है प्लेट से, नहीं। क्या ये ऊपर ऊपर जा रहा है, हाँ ये ऊपर ऊपर जा रहा है। इसका मतलब इसका फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा, फ्लक्स का वैल्यू ही जीरो होगा। सर ये क्या हो गया, हाँ बिल्कुल फ्लक्स का वैल्यू जीरो होगा। ऐसे भी देख लो कि यहाँ पर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, तो फॉर्मूला से भी चलोगे ना, ई ए कॉस थीटा से, तो ई ए कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री, तो फ्लक्स का वैल्यू ऐसे भी जीरो है। देख लो ध्यान से, ये अलग तरीका से है। सोचो क्या हमको ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ा, नहीं, कॉमन सेंस, लाइन ही नहीं क्रॉस कर रहा है ना भाई, इसके प्लेन के ऊपर ऊपर चला जा रहा है, देख लो। तो जब प्लेन से ऊपर ऊपर चला जा रहा है, इसको क्रॉस करना चाहिए। इसको जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक इस पर फ्लक्स नहीं आएगा, एनर्जी को मेजर नहीं करेगा। चलिए ये आपका पहला सवाल हुआ। सेकंड सवाल और करते हैं, बहुत सारा सवाल करने वाले हैं फ्लक्स से, मज़ा आएगा पूरा। चलिए भैया, और एक एग्जाम्पल आपके सामने बोर्ड पे ये रहा,
ध्यान दें, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। अब मान लेते हैं ये लाइंस जो है, कुछ लाइंस ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इस तरीक़ा से है, ऐसे लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। और यह स्क्वायर प्लेट है, ये सेंटर है, सेंटर से इस बार एंगल दे दिया गया 45 डिग्री दे दिया गया, ठीक है। तो बताना है फिर से, ये स्क्वायर प्लेट फिर भी है, ये स्क्वायर प्लेट है, ये स्क्वायर क्या है, स्क्वायर प्लेट है, ठीक है। अब बताएं इससे फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, इसके फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा। हाँ भाई, बन गया सबका। तो फिर से यहां पर देखेंगे तो लाइन क्रॉस नहीं कर रहा है, तो फ्लक्स का वैल्यू 0 होगा। सर ये क्या कर रहे हैं सर, एंगल तो 45 डिग्री था। पहले समझो, क्या ये लाइन जो है, क्या ये प्लेन के ऊपर ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सोचने का प्रयास करें। ये क्रॉस नहीं कर रहा है, ये ऊपर ऊपर जा रहा है प्लेन के। या फिर फॉर्मूला से भी अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर किधर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो फ्लक्स के फॉर्मूला से भी आपका ई ए कॉस थीटा से यहाँ पे क्या होगा, ई ए कॉस 90, आंसर क्या होगा, 0 होगा भाई। चलिए, तो यहाँ पर फिर से पॉज करके अपना लिखें और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। चलिए भैया, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। जैसे मान लिया जाए कि ये हमारे लिए ये क्या है, डिस्क है। ये हमारे लिए क्या है, ये भाई ये ऐसे डिस्क है भाई, है ना। हमारे लिए क्या है, ये डिस्क है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि अगर ये डिस्क है और यहाँ से कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है, ऐसे देखना, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ऐसे, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है, ये आपका ऐसे रहा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो कि ये एंगल कितना डिग्री है, 37 डिग्री है यहाँ पे। और ये डिस्क है और इसका जो रेडियस है वो रेडियस कितना है, r है। अब बताना है फ्लक्स थ्रू द डिस्क। अब यहाँ से सवाल ये है कि फाइंड फ्लक्स थ्रू द डिस्क। भाई फ्लक्स बताओ, डिस्क से कितना फ्लक्स होगा। तो वापस देखें, अब यहाँ पे लाइन क्रॉस कर रहा है, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर भाग जा रहा है। देखो कुछ ही क्रॉस कर रहा है, सीधा जाता तो टोटल के टोटल क्रॉस करता भैया, सीधा एंगल पे जा रहा है तो उसका कुछ कंपोनेंट क्रॉस होगा, कुछ कंपोनेंट पैरेलल रहेगा। तो हमको क्या करना, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट ले लो। यहां पर एरिया वेक्टर कैसे होगा, एरिया वेक्टर क्या परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है ओपन सरफेस के लिए। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, 37 नहीं। ध्यान से देखो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, एरिया वेक्टर ये है, तो एंगल ये होगा और ये एंगल कितना डिग्री होगा, 53, क्योंकि 90 में से 37 घटेगा। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, सिंपल सा ई ए कॉस थीटा मतलब 53। तो ई कितना हुआ, ई नोट, ए कितना हुआ पाई r स्क्वायर, एंड कॉस 53 कितना हुआ 3/5। तो आपका फ्लक्स का आंसर ये आ जाएगा। देख लीजिए, ये आपका कौन सा आंसर हो गया, फ्लक्स आ गया कि ये डिस्क से कितना फ्लक्स पास करेगा। अभी जितना भी सवाल कर रहे हैं सबके सब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से क्रॉस करने के कारण कर, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अभी। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यहाँ पर ऐसे दिया गया है। मान लिया जाए आपका ये सिलेंडर है, ऐसे इस तरीक़ा से आपका सिलेंडर है, ठीक है। ये वाला लेंथ कितना है, L है, ये रेडियस कितना है, R है, ठीक है। ये रेडियस कितना है, R है, ऐसे। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे जा रहा है, ई नोट, ऐसे बहुत सारा लाइन है, ऐसे ई नोट, और ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपसे फिर से पूछा गया कि फाइंड फ्लक्स थ्रू द, यहाँ पर लिख सकते हो सरफेस, सिलेंड्रिकल सरफेस। अब हमारे पास बहुत सारा, इसमें देखो मजा आएगा बनाने में, थोड़ा सा लगेगा। हमारे पास यहाँ पर ना 3 सरफेस है। देखिए, एक तो ये सरफेस है, दूसरा ये सरफेस है, और तीसरा ये कर्व वाला सरफेस है।
एक तो ये सामने वाला गोला हो गया, एक इसी के अपोजिट सामने वाला गोला हो गया, और एक कर्व हो गया। तो हम लोग को यार बता दें कि फ्लक्स जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। सबको पता है कि फ्लक्स जो होता है क्या होता है, ई डॉट ए होता है। तो ये एक वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो ऑब्वियस है इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, स्केलर होगा। तो सबको पता है स्केलर है। मतलब तीनों सरफेस के लिए क्या करें, अलग अलग निकाल लें और फिर उसे ऐड कर लें। तीनों सरफेस के लिए अलग अलग निकाल के उसको ऐड कर लें। तो अब क्या करें, पहले हम ये पहला सरफेस मान लेते हैं फर्स्ट, और ये वाला क्या मान लेते हैं, सेकंड सरफेस मान लेते हैं, और ये वाला क्या मान लेते हैं, थर्ड सरफेस मान लेते हैं। या फिर ABCD नाम दे दो, ज़्यादा अच्छा होगा। ये सरफेस A है और ये वाला सरफेस क्या हो गया, B है, और ये सरफेस क्या होगा, C है। तो जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, सरफेस A के कारण एंड सरफेस B के कारण एंड सरफेस C के कारण। तो अगर आप A पर देखेंगे तो A पर जो होगा, याद करो क्लोज सरफेस के लिए हम बता चुके हैं कि क्या होता है। यहाँ पर देखना ये रेडियस R दे रखा है, ध्यान देना। क्या क्लोज सरफेस के लिए क्या एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड होता है? तो क्या नॉर्मली आउटवर्ड मतलब क्या बाहर की ओर होगा? भाई यहाँ पर क्लोज सरफेस है ना, हाँ याद रखना क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस में स्फीयर होता है, क्यूबॉइड होता है, सिलेंडर टाइप का चीज होता है। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर की ओर है, तो एंगल 180 डिग्री हो गया। तो ए के कारण जो फ्लक्स आएगा वो सिंपली क्या लिखोगे, ए के कारण क्या ई नोट ए क्या कॉस 180 डिग्री हो जाएगा। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, माइनस ई नोट ए, एरिया बाद में लिख देंगे। ये फ्लक्स थ्रू द सरफेस ए हो गया। उसी तरह फ्लक्स थ्रू द सरफेस बी में क्या होगा, इसमें एरिया वेक्टर तो इधर की ओर ही होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की ओर ही है, ई नोट। तो एंगल का वैल्यू कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर हो गया ई नोट ए कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ से सिंपल ई नोट ए आएगा। एंड फ्लक्स थ्रू द सरफेस किन से, सी से निकालना हो तो आप देखिए इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर क्या होगा, क्या ऊपर की ओर होगा एरिया वेक्टर। हाँ भाई नॉर्मली आउटवर्ड होता है ना क्लोज सरफेस के लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर होगा। तो जितना भी सरफेस है ये पूरा सरफेस पर आप चेक कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरफेस है और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का बीच का एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा फ्लक्स ई नोट ए यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस 90 आ जाएगा, जो कि ये क्या होगा, 0 होगा। तो आप नेट फ्लक्स जब निकालिएगा तो फ्लक्स ए के कारण कितना हुआ, माइनस ई नोट ए हो गया। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस ई नोट ए हो जाएगा एंड प्लस 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर देखिए 0 आ गया। यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखो, फाइनल आंसर फ्लक्स का कितना हो गया, देख लो 0 आ गया। फाइनल जो फ्लक्स का वैल्यू आ गया। तो अच्छा यहाँ से ये मिल गया, बहुत बढ़िया 0। यहाँ से एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। चलो एक दो क्वेश्चन और करवाते हैं, उसके बाद ये रिजल्ट हम लिखवा देंगे, या चाहो तो लिख भी सकते हो। क्या है रिजल्ट, बोला गया कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, यहां पर बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर आपका यूनिफॉर्म है then net flux is equal to 0 for closed surface। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जेईई एडवांस 3 बार छू चुका है इसको। मतलब ये नहीं डायरेक्ट पूछा, मतलब इसको कॉन्सेप्ट यूज करके बनाया गया। जेईई एडवांस 3 बार, मजा आ जाता है। सवाल करा के दिखाएंगे, अभी बहुत सारा सवाल कराने वाले हैं, मजा आ जाएगा। तो ये नेट फ्लक्स इज इक्वल टू 0 फॉर क्लोज सरफेस। जैसे मान लेते हैं कभी कभी सवाल ऐसे आता है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरीका से है ना, यहाँ पर जैसे ये हो गया और ये हमारा आ गया ऐसे। ये स्फीयर है, सिलेंडर टाइप का लग रहा है, ये हेमी स्फीयर है, देखें ध्यान से इसको, हेमी स्फीयर है, इसका रेडियस क्या है, r है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ऐसे जा रहा है, इसको क्रॉस कर रहा है, थोड़ा सा साफ सुथरा दिखी इसलिए थोड़ा साइड में दिखा रहा है, इसको क्रॉस कर रहा है बहुत सारा लाइन से। तो आप सोचे कि एक बार तो इन कर रहा है तब फ्लक्स निकालिएगा और एक बार आउट कर रहा है तब फ्लक्स निकालना है, लेकिन है तो क्लोज सरफेस, भाई है क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो नेट फ्लक्स 0 होगा। तो नेट फ्लक्स 0 कब होता है, देखें ध्यान से, यहाँ पर क्या फ्लक्स इन होगा और प्लस फ्लक्स आउट होगा, ये दोनों का सम 0 होगा, क्योंकि नेट फ्लक्स जो यहाँ पर आने वाला है वही है। याद करें अभी थोड़ा देर पहले यही बात हुआ था,
वो अभी सिलेंडर में क्या हुआ था कि एक बार इन कर रहा था उसका फ्लक्स निकाल लिए और एक बार आउट हो रहा था उसका फ्लक्स निकाल लिए और दोनों को जोड़े तो जीरो आ गया। मतलब अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो फ्लक्स जितना इन होता है अंदर जाने में फ्लक्स निकलता है उतना ही फ्लक्स आउट में निकलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। लेकिन याद रखें वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखना। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और सरफेस भी कैसा होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए। तब ये वाला कि मैग्नीट्यूड जो इन में होगा वही हमारा आउट में होगा। जैसे इससे सवाल हमसे क्या पूछता, यहाँ से सवाल क्या पूछता ये वाला से कि फाइंड फ्लक्स थ्रू द यहाँ पर ऑल ओवर सरफेस नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा है कर्व सरफेस। हाँ भैया, सिर्फ कर्व सरफेस से बताएं कि कितना फ्लक्स होगा। भाई कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, फाइंड फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर दो तरीके का, एक प्लेन सरफेस है जिसको में इन करेगा और प्लस यहाँ पर कर्व सरफेस है जो इसमें क्या होगा बाहर जाएगा निकलेगा। क्या ये दोनों का सम जीरो के बराबर होगा कि नहीं होगा? भाई यहाँ पर बोले ना नेट फ्लक्स जीरो होगा, तो नेट फ्लक्स में क्या हुआ, एक तो प्लेन सरफेस है दूसरा क्या है कर्व सरफेस है। चलो यहाँ पर हम प्लेन सरफेस के कारण फ्लक्स आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे देखें, क्या इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा कि नहीं होगा? ध्यान दें, इसका एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, देखें यहाँ पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर ई नोट ए क्या कॉस 180 डिग्री लिख सकते हैं, मतलब माइनस ई नोट ए लिखा जा सकता है। ये कहाँ पर आ गया, प्लेन सरफेस पर फ्लक्स आ गया। तो अगर ये प्लेन सरफेस पर आ गया और हम लोग जानते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके, इधर हटा कर लिख देते हैं। हाँ भाई, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लेन सरफेस पर हमको पता हो गया प्लेन सरफेस पर कितना है माइनस ई नोट। ए के जगह क्या लिख सकते हो, चाहो तो ए के जगह यहाँ पर क्या लिख लो, पाई आर स्क्वायर लिख लो। रेडियस अगर दे रखा है तो इसका, अगर हाँ रेडियस दे ही रखा है तो यहाँ पर हो जाएगा ई नोट पाई आर स्क्वायर एंड प्लस हो जाएगा फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस और इसका वैल्यू क्या होगा जीरो। तो फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस कितना हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा ई नोट, यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये कर्व सरफेस से फ्लक्स आ गया। किससे आ गया, कर्व सरफेस से फ्लक्स आ गया। तो सिंपल सा आप देख सकते हैं कि कर्व सरफेस से फ्लक्स का वैल्यू ई नोट पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन जितना इन हुआ उतना ही आउट हुआ। देखो मैग्नीट्यूड वाइज देखें दोनों सेम है, पर क्या साइन वाइज दोनों अपोजिट है कि नहीं है, ताकि हम जोड़ेंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो ये याद रखना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो जो नेट फ्लक्स होता है उसका वैल्यू जीरो होता है, लेकिन सरफेस भी क्लोज होना चाहिए तभी जीरो होगा। जैसे ऐसे ही नहीं, यहाँ पर ही नहीं, अगर ये सरफेस इस टाइप का भी दिया जाता, देखिएगा यहाँ पर अगर सरफेस इस टाइप का भी दिया जाता, ये वाला ऐसे इस तरीका से भी दिया जाता, देखना ये वाला भी दिया जाता, इसका रेडियस आर रहता और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी ई नोट रहता। फिर यहाँ से सवाल आपसे सेम सवाल पूछा गया है कि फाइंड फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस, फाइंड फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस। तो फिर से वही करना है, ऐसा नहीं है ये क्लोज ही तो है। हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे कि प्लेन सरफेस एंड प्लस कर्व सरफेस बराबर जीरो। प्लेन सरफेस पर निकाल सकते हैं, एरिया वेक्टर बाहर की ओर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर होगा। तो यहाँ पर माइनस ई नोट ए आ जाएगा और माइनस ई नोट ए के जगह क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो कर्व सरफेस देखिए जब वैल्यू पुट कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में ई नोट पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, देख लो यहाँ पर भाई फ्लक्स जितना इन होता है उतना ही आउट होता है फॉर अ क्लोज सरफेस। आपसे नेट फ्लक्स का बात करेगा आप जीरो बोल दीजिएगा डायरेक्ट। कभी भी आपसे नेट फ्लक्स का अगर बात करें तो आप डायरेक्ट क्या बोल दें, जीरो बोल दीजिएगा हमेशा। जीरो या तो नेट फ्लक्स जीरो, कर्व सरफेस प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस पर बात कर रहा, कर्व पे पूछा तो उसमें एक ना एक आपको निकल जाएगा, तो आप एक निकाल के कर्व सरफेस का निकाल सकते हैं। डायरेक्ट जीरो भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहानी क्लियर हुआ? जैसे बहुत सारा आपको एग्जाम्पल ऐसा भी हम देंगे जिसमें नेट फ्लक्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा फॉर क्लोज सरफेस के लिए।
हालांकि वो धीरे धीरे आते भी जाएगा। जैसे देखें, मान लिया जाए ये हमारा एक x है और ये क्या है, y है। आ रहे हैं फिर से हम वापस उधर बहुत सारा सवाल के साथ, ये है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नोट आई कैप प्लस 2 ई नोट जे कैप प्लस 3 ई नोट, यहाँ पर दे रखा है के कैप। देखिए ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। और यहाँ पर ये जो साइड है, ये वाला जो साइड है वो ये है, ये क्योंकि स्क्वायर प्लेट है, ये क्या है स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है स्क्वायर प्लेट है। तो आपको इससे सवाल यहाँ पर किया गया कि फाइंड फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर सरफेस, फाइंड फ्लक्स थ्रू यहाँ पर स्क्वायर सरफेस, फ्लक्स थ्रू स्क्वायर सरफेस, फ्लक्स निकालना है स्क्वायर सरफेस से। तो आप कैसे निकालेंगे? यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर फॉर्म में दे रखा तो हमको एरिया वेक्टर भी वेक्टर फॉर्म में निकालना हो। भाई ऐसे भी फील कर लेना इसमें क्या है। जैसे सोच, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वाई में है, वाई डायरेक्शन में, देखना ध्यान से भैया। तो वाई डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर बाहर होगा तो एंगल 90 डिग्री हो गया ना। ये वाला देख लो, ये वाला तो वाई डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर बाहर है तो एंगल 90 डिग्री। तो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण तो पास ही नहीं हो रहा, तो वाई वाला के कारण तो होगा ही नहीं फ्लक्स। इसके कारण देखो क्या ये हॉरिजॉन्टल है, क्या पास करेगा इस प्लेट से, ये फील्ड है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स डायरेक्शन वाला क्या इस प्लेट से पास करेगा? नहीं, सिर्फ कौन पास करेगा? के कैप वाला। देखो क्या इसका डायरेक्शन बाहर की ओर है, तो क्या ये प्लेट को क्रॉस करते हुए नजर आ रहा? तो सिर्फ के कैप के कारण आएगा। डायरेक्ट भी सोच सकते हो, और नहीं तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का वेक्टर फॉर्म में लिख लो। क्या ए स्क्वायर के कैप लिख सकते हैं क्या? भाई जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना उधर ही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ले लिया करो। अगर ये माइनस होता तो हम भी माइनस की तरफ ही ले लेते, कहीं भी मान सकते हैं। तो बाहर की ओर एरिया वेक्टर हो गया ए स्क्वायर के कैप। ये क्या हो गया? ये है, हम लोग जानते हैं फ्लक्स क्या होता है, सिंपली होता है ई डॉट ए। क्या होता है बाबू? ई डॉट ए। चले ई क्या है यहाँ पर देख ले, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर देखें तो सिर्फ डॉट प्रोडक्ट के सेम वाला के साथ होता है, बाकी के साथ जीरो हो जाता। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया? 3 ई नोट, और एरिया क्या हो गया? ए स्क्वायर। ये हमारा फ्लक्स आ गया। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पुट करें, एरिया वेक्टर यहाँ से पुट करें, डॉट प्रोडक्ट दोनों के साथ खेलें तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा रुक के लास्ट स्टार्ट। हाँ भाई तो हो गया। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में बाकी करेंगे फ्लक्स पे, और भी ज़्यादा अच्छा से क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा इसमें अभी दिक्कत आ रहा है यहाँ पे थोड़ा सा, है ना। तो हम लोग अगले क्लास में करेंगे और अच्छा से अच्छा सवाल लेकर आएंगे, ताकि कभी भी मतलब किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको दिक्कत ना हो। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार।